अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 हफ्ते बाद आप ऑफिस आ रही हैं और आके अब मुझे कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। सर कभी-कभी मतलब कुछ इमरजेंसीज़ हो जाती हैं ना क्या इसलिए। इमरजेंसी हो गई आपको? आपका बस दिल करता है छुट्टियाँ करने का और मसला नहीं, काम नहीं करने को कुछ दिल नहीं इमरजेंसी करता। हो गई थी यार इसलिए। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो बंदा पे देता है उसको दिल करता है छुट्टियाँ करने को, और जो बंदा पे देता है वो कहता है भाई छुट्टी वाले दिन भी कम दो। ठीक है? क्योंकि उस बेचारे का स्टेक्स लगे होते हैं। खैर आज क्या डिस्कस करना है आपने? आज सर हमने करना है E2 वीज़ा यूएस के अबाउट। मतलब इंटरेस्टिंग, मेरी स्पेशलिटी है। जी। अच्छा, हाँ जी तो बताइए। पहले तो हमें थोड़ा-सा E2 के बारे में बता दें। इसको बिज़नेस वीज़ा भी कहते हैं, E2 भी कहते हैं। तो मतलब ये बात ठीक है दोनों में या यार बेसिकली E2 इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आम अल्फाज में समझाता हूँ कि जिस पे आप इमिग्रेशन नहीं ले सकते, ठीक हुँ, है? लेकिन आप जब एक बार वहाँ पे काम शुरू करते हैं, फिर आपके पास कोई 1000 रास्ते हैं अमेरिका के अंदर। अब अगर काम करना शुरू कर दें, बिज़नेस करना शुरू कर दें, आपको आईटीआईएन नंबर इश्यू हो जाए, देन इट्स वेरी ईज़ी टू गेट इंटो द सिस्टम। एनीवे अभी एज़ ऑफ नाउ अभी ई2 के ऊपर सिर्फ हम बात करते हैं। ई2 का मतलब ये है कि आप अमेरिका में जाके आराम से काम कर सकते हैं और आप इज़िली वहाँ पे रह सकते हैं। फॉर लाइफ़ आपको वीज़ा मिलता है ये, और फॉर लाइफ़ का मतलब ये है कि हर 2 साल बाद अगर आपने इसको किया है ना ऑन शोर, तो ये हर 2 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आपने ऑफशोर किया तो आपको हर 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू होने में कोई इश्यू नहीं है। लोगों का मिसकंसेप्शन है जी कि रिन्यू होना बड़ा मुश्किल होता है। अनटिल एंड अनलेस जिस बिज़नेस कैटेगरी के अंदर आपने वीज़ा लिया है, वो चल रही है, आपको वीज़ा मिलता रहेगा। सेकंडली सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है इसका, आपके बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे फ्री है। आपकी वाइफ, बच्चे, फैमिली वहाँ पे जब रहेगी तो उनका मेडिकल टोटली फ्री है। या जो भी क्योंकि स्टेट वाइज़ होता है, कुछ स्टेट्स में पैसे हैं लेकिन वही लगेगा जो अमेरिकन सिटीज़न को चीज़ें लगती हैं, वही आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट कर रहे हैं, आपके लिए ये चीज़ें बड़े आराम से मैनेजेबल हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें। सर इसमें नॉन इमिग्रेशन वीज़ा पर्सन और इमिग्रेशन वीज़ा पर्सन इनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस जो है वो यार बताएँ? ये बेसिकली होता है नॉन इमिग्रेंट वो है जिसने लीगली जाके वहाँ पे रहना नहीं है। बस वो वहाँ पर टेम्परेरीली आया है, बिज़नेस किया है करके वापस बाहर, ठीक है? लेकिन जो इमिग्रेशन वाला बंदा है उसने ग्रीन कार्ड लेना है, उसने सब आगे से चीज़ों को सेटल इन होना है, उसने वहीं पे रहना है, उसने अपना मुल्क छोड़ दिया है एक तरह से टेक्निकली, और वो वहाँ आके रह रहा है। लेकिन आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक मिस कर दिया कि इन्वेस्टमेंट कितनी है इसके लिए। सर यहाँ मैं आप अभी आपसे वही पूछने लगी थी, इन्वेस्टमेंट का भी पूछती हूँ। ये पर्सन टू पर्सन मतलब जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? नॉन इमिग्रेशन पर्सन वर्सेस इमिग्रेशन पर्सन। यार इसमें नॉन इमिग्रेशन इमिग्रेशन का चक्कर ही नहीं है। वीजा ही नॉन इमिग्रेंट है तो इसमें इमिग्रेंट हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर। इमिग्रेंट हो तो उसको तो जरूरत ही नहीं है ई टू की जरूरत ही उन लोगों को जो नॉन इमिग्रेंट हो, जो बाहर से आए हैं और उन्होंने वहां पे बैठ के काम करना है। इन अदर वर्ड जिन्होंने वहां पे डॉलर कमाने हैं, ठीक है? ये उनके लिए बनाया गया वीजा, और डेफिनेटली बनाया इसलिए गया है कि सारी इकोनॉमी को सपोर्ट चाहिए होती है। ये आफ्टर कोविड जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट उनको चाहिए थी, तो उन्होंने काफी रिलैक्सेशन किए हैं इस वीजा वीजा के अंदर। बेसिकली हमें बहुत मिसकंसेप्शन है। मैं जगह जगह इंस्टाग्राम पे देख रहा होता हूँ जी, आप $1.5 लें, आप $1 लाख लें, आप $50,000 लें, एज लो एज $50,000। सब बुलशिट है, बकवास है। मुझे कोई बंदा जो ये क्लेम कर रहा है वो मुझे लिखा हुआ दिखा दे लॉ में कहीं पे कि कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं। लॉ में कहीं पे नहीं लिखा हुआ, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ के अंदर, कि ई2 कैटेगरी के अंदर आपको इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं। वहां पे वर्ड इन्वेस्टमेंट का यूज हुआ है। अब जो सफिशिएंट अमाउंट है टू गेट अप्रूव्ड, वो कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप नॉन इमिग्रेंट हैं, आप ऑफशोर अप्लाई कर रहे हैं, ऑफशोर ऑनशोर का आई होप आपको पता होगा कि ऑनशोर वो है कि आप यूएस के अंदर विजिट वीजा के ऊपर आ गए हैं और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं ई2 वीजा कैटेगरी के लिए। या दूसरी कैटेगरी होती है, आप अमेरिका के अंदर नहीं आए और आप जो हैं वो फिर तब अप्लाई कर रहे हैं ई2 वीजा कैटेगरी। आपने आना ही ई2 वीजा कैटेगरी के अंदर है और आपने अमेरिका में एंट्री तब होना है। तो बेसिकली अगर आप ऑफशोर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब आपको वीजा अप्रूवल रेट जो है वो आपका अगर $1 लाख है,
तो बहुत अच्छा जाएगा वीज़ा अप्रूवल रेट। और अगर आप ऑन श्योर अप्लाई कर रहे हैं तो $50,000 इज़ इनफ आपके लिए। $50,000 में भी आप काम कर सकते हैं। आप अगर एक अच्छा बिज़नेस परचेज़ करते हैं और आप उनको ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि जी मैं मेरा ये बिज़नेस जो है प्रॉफ़िटेबल होगा और मेरा ये बिज़नेस जो है अमेरिकन इकोनॉमी को फ़ायदा देगा, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल कि आपके लिए आपको वीज़ा ना मिले। लेकिन कहीं पे नहीं लिखा हुआ, किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ ये कि जी आपको इतने पैसे चाहिए, आपको कहीं पे स्पेसिफ़िक नहीं है ये। ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है और डिसाइडिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो इसको कैसे, कहाँ पे आपको समझता है कि यू आर फिट इन फॉर दैट पर्पस। सर इसमें प्रीमियम प्रोसेस टाइम का बता दें ऑनशोर और यार ऑफशोर ये का। देखो ऑफशोर में जो है ना, इट विल टेक लाइक मेरे क्लाइंट था वो उसका ऑफशोर हमने किया, तो इट विल टेक लाइक गुड 6 to 8 months आपको लग जाते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं वीज़ा में, आपके एम्बेसी में आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, चीज़ें करनी, बिजनेस प्लान एंड व्हाट नॉट, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। ऑन शोर में आपको बहुत सारी चीज़ों की छूट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस प्लान नहीं चाहिए ऑन शोर के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक्सपीडाइट टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, या नहीं होना तो नहीं होता, ठीक है। और उसमें ये है कि आपको 15 से 20 दिन का टाइम है, आप कोई भी बिजनेस विजिट भी जाके फिजिकली परचेज करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप जो है ये अप्लाई कर देते हैं इसके लिए और वो अच्छा हो जाता है। लेकिन वही अगेन बात है किसी प्रोफेशनल अटर्नी से या किसी बंदे को जिसको पता है इन सब चीज प्रोसेस का, उससे आप करें तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। और आसानी से एक बंदा जो स्पेशलिस्ट हो, जिसको ऑलरेडी जिसने इस पर काम किया हुआ है, उसको बेहतर पता होता है कि मैंने कैसे जाना है और मैं कैसे इस इन मुश्किलात से निकल सकता हूँ। लेकिन ऑन शोर का टाइम बहुत थोड़ा है एज कम्पेयर टू ऑफ शोर। इफ यू हैव एन विजिट वीजा B1 B2 आपका लगा हुआ है, देन आई वुड रादर सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑन शोर। एक तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और टाइम की सेकेंडली बचत भी हो टाइम की जाएगी। बचत भी होगी, और सेकेंडली आप फिजिकली चीज़ों को खुद देख के सारा कुछ करेंगे और आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी मैनेज करनी। यहाँ से जो है आपके लिए चीज़ें मैनेज करनी मुश्किल है, लेकिन हाँ जब हम इसको लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम A to Z सारा कुछ आपको करा के देंगे, ऑल एंड ऑल पूरा पैकेज। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसे कैसे लेके चलते हैं। सर E2 में एज की कोई लिमिटेशन है? नहीं, एज की कोई लिमिटेशन नहीं, आप किसी भी एज में जा सकते हैं। ओनली दे वांट यू टू हैव सम मनी इन योर पॉकेट, दैट्स इट। आपके हाथ में पैसे हैं, आप जाएं, आप जाके रहें, आप काम करें। उनको वो दे डोंट माइंड, बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो दे डोंट माइंड इसको सब कुछ करना। उनको वो इसको अच्छा समझते हैं। सर इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी मस्ट है? यार बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए इसके लिए, आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल आपने वहाँ पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। हाँ, आपका बैंक अकाउंट खोलने का मसला होता है। उसमें प्रॉब्लम ये होता है जब आपका LLC आप रजिस्टर करवाते हैं, तो आपका ऑफलाइन वो उससे सॉरी ऑनलाइन जो है ना वो अकाउंट खुलता है। ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन इतनी सेफ नहीं होती, सिक्योर नहीं होती। फिज़िकल बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम करते हैं कि हम आपको LLC बना के सब कुछ करा के आपको दे देंगे, और आप वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है, आई वुड रादर प्रेफर कि आपका कोई रिलेटिव है, तो उसको वहाँ पे उसका मैनेजर बना के उस अकाउंट का, तो वहाँ पे वो अकाउंट खुलवा देगा आपका। अगर नहीं है तो वी हैव पीपल देयर जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए वहाँ पे अकाउंट खुलवा देंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर जो LLC आपने अभी जिक्र किया है, इसके लिए सूटेबल एरियाज कौन से हैं? यार डिपेंड करता है, देखो जैसे मैसेच्यूसेट्स है वेरी एक्सपेंसिव, उसकी $520 उसकी स्टेट फीस है, ठीक है। उसकी रिन्यूअल फीस भी $500 पर ईयर है। अब आप चले जाएं व्योमिंग के अंदर, बहुत सस्ती है, ठीक है। तकरीबन कोई फीस नहीं है, नथिंग। रिन्यूअल की कोई फीस नहीं है। टेक्सास में चले जाएं, रिन्यूअल की कोई फीस नहीं है। इनिशियल फीस की $300 है, लेकिन ये आपको मैं स्टेट फीस बता रहा हूँ, ये दिस इज नॉट आवर फीस, ये उनकी गवर्नमेंट ने जो फीस लेनी होती है वो है ये, ठीक है। वो इस तरह डिपेंड करता है, बट आई वुड रादर प्रेफर कि आप डेलावेयर या व्योमिंग में खुलाएं, वो बहुत सस्ती स्टेट्स हैं और वहाँ पे आपको ओवरहेड एक्सपेंस नहीं पड़ता। अब मैसेच्यूसेट्स में ऑलरेडी मेरी अपनी LLC है, लेकिन वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आपको $500 तो पर मंथ देना हो, तो जब तक आपका बिजनेस चल रहा है फिर तो आपको फील नहीं होता। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू रजिस्टर एन LLC इन द फर्स्ट प्लेस, यहाँ से पैसे जाना, रुपयों से डॉलर में कन्वर्ट होना, आजकल जो डॉलर का शुरू हुआ है तो वो
इट्स सर लिटरली इनमें पेन। मतलब डिफरेंस क्या है अगर हम डेलावेयर या व्योमिंग में करवाते हैं या कोई वो डिफरेंस दूसरी? नहीं है। आप पूरे अमेरिका में कहीं भी बैठ के, किसी भी स्टेट में बैठ के आप काम कर सकते हैं। मतलब ठीक नहीं, है। हमारे पाकिस्तानी अवाम का जरा ये थोड़ी सी मेंटेलिटी होती है ना जी, ये महंगी चीज है, ज्यादा इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी, नहीं नहीं तो नहीं ये नहीं ज्यादा नहीं, ये बेटर होगी। बराबर है। आप पूरी अमेरिका में कहीं भी एलएलसी रजिस्टर करवा लें और उसके ऊपर आप काम करें, कोई इशू नहीं है। आप पूरी अमेरिका में कहीं भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला ही नहीं है। सर ये E2 के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो हम किस करेंसी में कर सकते हैं? यूएस डॉलर्स, उसमें आपने यूएस डॉलर में ही भेजनी है। इसकी लेजिटिमेट ट्रांसफर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेजिटिमेटली ये ट्रांसफर हो यहाँ से, पैसा वहाँ पे जाए आपके अकाउंट के अंदर, और उनको पता लग रहा हो कि पैसा कहाँ से आया है। ये गुड इनफ। आजकल जो और हालात हैं इकोनॉमी के, तो अब तो $50,000 भी जो है वो तकरीबन को 1.25 करोड़ बन जाता है। तो लेकिन 1 सवा करोड़ तो हर बंदे के पास होता है। अपनी प्रॉपर्टी, घर, आम घर जो है वो 1 सवा 1.5 2 करोड़ का है। तो वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन अमेरिका ने दी हुई है कि आप इसे करें और आप अपनी लाइफ सेट करें। सर पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट और इसके अबाउट कुछ नहीं, बता ये दें। पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट का इसमें इशू नहीं होता। वही 6 मंथ्स रूल है इसके ऊपर भी, कि आपका 6 मंथ्स एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। 6 मंथ्स की वैलिडिटी है तो यू गुड इनफ, यू गुड टू गो। आपके लिए कोई मसला नहीं है इसे करना। सर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम कितनी कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप ऑन शोर हैं तो आप $50,000 तक कर सकते हैं। अगर आप ऑन शोर, अगर आप ऑफ शोर कर रहे हैं तो फिर आप $1 लाख करेंगे। ठीक है, ये मिनिमम नहीं है। अगेन, ये सिर्फ ये है कि सिक्योर करने के लिए आपका वीजा लग जाए, ये उसके लिए है ये अमाउंट। सर इसमें फॉर्म्स कौन से यूज होते हैं? यार इसमें डिफरेंट फॉर्म है, अब मैं काफी लंबी डिटेल है, वो आपको कैसे समझा सकता हूँ। इसमें आपका यहाँ कोई का एक आधा बेसिक जो फॉर्म आपका जो है वो कंसर्न बता दें। आपका जो कंसर्न है वो तो यहाँ पे DS-160 का ही है, जो वीजा फॉर्म लगता है। लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो फिर एक लंबी डिटेल्ड डिस्कशन होगी बैठ के। हर बंदे के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट है। बिजनेस प्लान देना आपने, अगर आप ऑफशोर कर रहे हैं, वही बताया ना आपको कि बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप फिजिकली वहां पे कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता आपको। सर इसमें कोई लैंग्वेज की प्रेफरेंस है? नहीं, कोई लैंग्वेज की प्रेफरेंस नहीं है। आप इंग्लिश लैंग्वेज, आपको ना भी आती हो तो आप जा सकते हो, इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ पैसा होना चाहिए जेब में। कैपिटल स्टेट है, वो कहती है भाई पैसा लो, पैसा होना चाहिए और यू गुड टू गो। सर अब कंक्लूजन में इसके कुछ बेनिफिट्स बता दें E2 के। यार बेनिफिट्स मैंने आपको बताया ना, कि एक तो ये स्टेबल इकोनॉमी, बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। आप यहाँ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो आप लाख या 2 लाख रुपया नॉर्मल बिजनेस में कमा सकते हैं, जो आजकल हालात है। ठीक है, और वहां पे आप अगर $50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि 7 से 8 हज़ार डॉलर आप आराम से निकाल सकते हैं पर मंथ। तो इट्स नॉट अ बैड डील। $7 से 8 डॉलर, $8,000 का मतलब है कि 16-17 लाख रुपए। अगर आप 1 करोड़ लगा के आप 16-17 लाख रुपया निकाल रहे हैं, तो आपके तो एक साल में इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। और किसी भी अच्छे बिजनेस प्लान के लिए होता है कि आपके जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो निकल आनी चाहिए पहले 1 डेढ़ साल के अंदर। तो वो उसमें निकल आती है। इससे अच्छा बिजनेस प्लान क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ पे डरते रहते हैं कि यार हम जाएंगे कैसे होगा, ये होगा वो होगा। भाई सीधा सा फॉर्मूला है कि मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा था, तो बहुत रिस्की क्लाइंट था, वो कहता था भाई कर दो सारा कुछ, जो भी करना कर दो। मैं उसे कहता था मैं भाई गो स्लो। तो मुझे वो कहता था कि मैं जब तक गीली जमीन पे पाँव नहीं रखूंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि ये जमीन में मैं खड़ा हो सकता हूँ नहीं हो सकता। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब पानी में उतरेंगे नहीं तो आपको पानी का गहराई का कैसे पता लगेगा। और हमेशा कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेते हैं। जो रिस्क नहीं लेते वो फिर कामयाब नहीं होते। चलें जी, एंड पे अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बोल दें। हाँ जी, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें जी, जरूर वो लाजमी कर दें। तो काफी दिन हो गए, काफी लोग कर भी रहे हैं, ऐसा ऐसा बढ़ भी रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। तो आप जरा वो भी कर दें। थैंक यू, ओके जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू।